पूरे एशिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर तो मध्य प्रदेश है, स्पेशली उसका पन्ना डिस्ट्रिक्ट। सो इस दिशा में हमने जब थोड़ी सी रिसर्च की तब पता चला कि इंडिया में डायमंड माइनिंग में तो सूरत का कोई बड़ा रोल तो है ही नहीं। बस ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन इंडस्ट्री के डिस्ट्रक्शन के बाद इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री को फिर से ग्लोबल बनाया है सूरत ने ही, और खास करके सूरत के दो भाइयों ने। सो अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन द्वारा लेड एक रिसर्च में यह सामने आया कि 600 BC से भी पहले एटलीस्ट वेस्टर्न इंडिया डायमंड्स, उनकी स्ट्रेंथ और उनके यूज, इन तीनों के बारे में जानता था और उसकी कारीगरी में माहिर हो चुका था। उसके बाद कई सदियों तक, अर्ली 18th सेंचुरी तक पूरी दुनिया में इंडिया इकलौता ऐसा देश था जहां डायमंड माइन डिस्कवर हुआ था। और मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच पड़ने वाले गोदावरी डेल्टा रीजन की। एंड सो इतिहास में हमें यह मालूम पड़ता है कि थ्रू आउट सेंचुरीज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 2000 years, इंडिया सिंगल हैंडेडली डायमंड इंडस्ट्री को रूल कर रहा था। इनफैक्ट सभी ग्लोबली फेमस डायमंड्स, जिसकी कोहिनूर, निजाम, होप डायमंड, रीजेंट डायमंड, ग्रेट मोगल डायमंड एंड द ऑर्लोव डायमंड, ये सभी इंडिया ने ही प्रोड्यूस किए हैं। इसके बाद जब इन दो जगहों पर दो और डायमंड माइंस डिस्कवर हुए तो धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज का डायमंड बिजनेस में डोमिनेंस बढ़ने लगा। एंड साइमल्टेनियसली ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया का डायमंड बिजनेस ऑलमोस्ट ठप हो गया। एंड नाउ दिस फाइनली चेंज तब 20th सेंचुरी की शुरुआत में गुजरात के पटीदार कम्युनिटी के दो भाई, गंदा भाई कुबेर दास मवजीवन वाला और रंगीला दास कुबेर दास मवजीवन वाला, ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और सूरत का वाड़ी फलिया इलाका, जो करंटली मेड सूरत डायमंड बोर्ड से बस आधे घंटे की दूरी पर ही है, वहां पर उन्होंने डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे इससे हुआ यूं कि सूरत के कई लोग, स्पेसिफिकली पटीदार कम्युनिटी के लोग, ये स्किल्स सीखते गए और अगले 40 सालों या सिंपली 40s के दशक तक सूरत भारत का एक डायमंड कैपिटल बन गया, बट with a little push from म्यांमार। Yes, 40s के दशक तक सूरत के साथ साथ साइमल्टेनियसली म्यांमार का रंगून रीजन भी एक डायमंड हब के तौर पर ग्रो हो रहा था, क्योंकि उस दौर में वहां पर डायमंड्स के साथ साथ रूबी जैसे बाकी जेमस्टोन्स भी मिलने लग गए थे। अब ऐसे में ऑब्वियसली सूरत के आर्टिजन्स और ट्रेडर्स भी वहीं पर जाएंगे जहां पर सारी चीजें एक ही जगह पर मिले। सो देयरफॉर धीरे धीरे डायमंड बिजनेस सूरत और रंगून के बीच बट गया अंटिल 1942। 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व जापानीज फोर्सेस ब्रिटिशर्स को हराने के लिए इंडिया के ईस्टर्न साइड से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, और इसी बीच उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले म्यांमार पर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया। इन अटैक से जैसे ही ट्रेडर्स और आर्टिसंस को खतरा महसूस हुआ, वो तुरंत रंगून से दूर भागे और अपना डायमंड बिजनेस उसी वक्त के सेकेंड बेस्ट लोकेशन यानी कि सूरत में कॉन्सेंट्रेट करने लगे, और बस यहीं से फिर सूरत की डायमंड ग्लोरी की शुरुआत हो गई। ऊपर से अगर आपको पता होगा तो सूरत भी मुंबई की तरह एक पोर्ट सिटी है जो तापी नदी के किनारे पर बसता है, और यही वजह है कि आज सूरत में दुनिया भर के 80 से 90% डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग होती है, और डायमंड्स हमारे इंडियन एक्सपोर्ट का एक मेजर पार्ट है। एंड दिस माइट बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑफ यू, बट दिस इज अ फैक्ट। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ ये जानते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में एक मेजर कंट्रीब्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और आईटी वगैरह का होता है, बट गेस व्हाट, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन में 3rd प्लेस पर जेम्स और ज्वेलरीज आते हैं, और उसमें भी 50% से ज्यादा शेयर अकेले डायमंड्स का ही है। और बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने भारत डायमंड बोर्ड्स के साथ साथ उसी का एक एक्सटेंशन सूरत में भी ओपन करने का फैसला किया इन द फॉर्म ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स। एक्चुअली ना फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इंडिया ने अपने लिए एक गोल सेट किया कि इस इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स उन्हें 2027 तक $100 बिलियन के मार्क तक पहुंचाना है। अब जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री इतनी वाइड और डायनामिक है कि वो करंटली ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही है, जो कि डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी कटिंग और पॉलिशिंग तक ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड कामों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऐसे में सिंस डायमंड बिजनेस का सबसे पहला स्टेप यानी कि डायमंड माइनिंग आजकल मोस्टली इंडिया के बाहर ही हो रहा है, बिकॉज इंडिया के माइंस अभी डिप्लीट हो रहे हैं, सो इसीलिए फिलहाल इंडिया रफ डायमंड्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल रशिया की एल्रोजा कंपनी, ये दुनिया की लार्जेस्ट डायमंड माइनर है, जिसके द्वारा माइंड रफ डायमंड्स का नियरली 1/3 हिस्सा इंडिया के पास आता है। इसके बाद यहाँ पर फिर इंडिया के आर्टिजन्स उन्हें बारीकी से पॉलिश करते हैं, और फिर अंत में ये फाइनली पॉलिश डायमंड्स एंटवर्प यानी बेल्जियम पहुंचता है, जो डायमंड्स का इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब है और जिसे करंटली डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यानी कि बेसिकली अगर सूरत डायमंड बोर्ड्स अपने फुल पोटेंशियल को रीच करता है तो सूरत सिटी इसी एंटवर्प का टाइटल छीन सकती है, जिसे ओरिजिनली बाय द वे ये टाइटल इंडियंस ने ही दिलाया था।
दरअसल अगर आपको एंटवर्प की कहानी नहीं मालूम तो एंटवर्प के 3/4 डायमंड बिजनेसेस पर आज की तारीख में भी इंडियंस का ही कंट्रोल है और दुनिया के 90% अनकट और 50% पॉलिश डायमंड्स वहीं पर बिकते हैं। इनफैक्ट आज एंटवर्प में मौजूद वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरर कंपनी रोजी ब्लू भी एक इंडियन ओरिजिन पर्सन अरुण कुमार मेहता की है और ऐसे ही सैकड़ों कंपनीज वहां पर बड़े बने हैं बिकॉज ये सभी अपने डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में करवाते हैं, स्पेशली गुजरात के पालनपुर में स्थित जैन से जो उनके रिश्तेदार हैं। यानी कि अब बस एक आखिरी सवाल यहां पर उठता है कि क्या सिर्फ सूरत के इन डायमंड प्रोफेशनल्स को फैसिलिटेट करने के लिए बाकी नेशनल और इंटरनेशनल डायमंड प्रोफेशनल्स मुंबई के भारत डायमंड बोर्ड से शिफ्ट होकर सूरत के डायमंड बोर्ड्स में अपना बिजनेस खोलेंगे कि नहीं? क्योंकि एसडीबी के पहले सूरत डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग तो करता था लेकिन उसकी ट्रेडिंग के लिए उसके डायमंड प्रोफेशनल्स मुंबई पर ही डिपेंडेंट थे। एज आई सेड अर्लियर, मुंबई का भारत डायमंड बोर्ड्स प्रेजेंटली इंडिया का मेजर डायमंड ट्रेडिंग हब है। अब ऐसे में सिंस बीकेसी पहुंचने के लिए सूरत के डायमंड मर्चेंट्स को रोजाना 3 से 4 घंटे ट्रैवल करके मुंबई आना पड़ता है या फिर ऑल्टरनेटिवली परमानेंटली मुंबई सेटल होना पड़ता है, सो नेचुरली एसडीबी उनके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन पड़ेगा। बट देन एसडीबी मेजरली तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब मुंबई के ट्रेडर्स भी एसडीबी में अपने ऑफिसेस ओपन करेंगे। अब इसके लिए एसडीबी के डेवलपर्स ने एक तरकीब भी सोची थी। उन्होंने लास्ट ईयर 2022 में एक ऑफर लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत अगर कोई मुंबई का ट्रेडर एसडीबी में ऑफिस बुक करता है तो उसे 6 महीने तक मेंटेनेंस फीस की छूट मिलेगी, यानी कि 0 मेंटेनेंस फीस फॉर 6 मंथ्स। और इसी के साथ बिल्डिंग के रिसेप्शन लॉबी में वहां ऑफिस स्पेस परचेस करने वाले मुंबई ट्रेडर्स का नाम भी डिस्प्ले किया जाएगा। ऐसा दावा भी किया गया था ताकि दूसरे ट्रेडर्स को भी सूरत शिफ्ट होने के लिए एक मोटिवेशन मिले। बट यू सी, पूरे सूरत सिटी के साथ ही कुछ मेजर दिक्कतें भी है। डायमंड बिजनेस का नेचर ग्लोबल होता है जिसमें कनाडा, रशिया और अफ्रीका के माइन से डायमंड्स निकालकर इंडिया से होते हुए एंटवर्प, न्यूयॉर्क, हांगकांग, दुबई ऐसे फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जगहों तक पहुंचता है। यानी कि इंडिया एक तरह से डायमंड माइनर्स और डायमंड बायर्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। अब ऐसे में फ्लाइट कनेक्टिविटी डायमंड इंडस्ट्री का एक क्रूशियल पार्ट है। पर यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, एक तरफ जहां पर मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेली 1000 प्लस फ्लाइट्स हैंडल करता है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वहीं दूसरी तरफ सूरत एयरपोर्ट सिर्फ यूएई के शारजा तक ही डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल करवाता है। ऊपर से एक और एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, गुजरात का प्रोहिबिशन लॉ जो गुजरात को एक ड्राई स्टेट बनाता है। अभी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडर्स जो सूरत में रहेंगे बिजनेस पर्पसेस के लिए, ये उनके लिए एक लाइफस्टाइल कंस्ट्रेन है। सो क्या सूरत सच्ची में मुंबई का एक लॉन्ग टर्म सब्स्टिट्यूट बन पाएगा? वेल, ये चीज तो वक्त ही बताएगा। इनफैक्ट